अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक धमाकेदार खत की एंट्री हुई है और जो विल्सन जो कि कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर ऑफिशियल लेटर हेड के साथ खत लिख दिया गया है आर्मी चीफ के नाम, शहबाज शरीफ के नाम, सदर जरदारी के नाम। और इस खत में उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर दिया है। इस खत का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इस खत को मैं थोड़ा सा आज आपके सामने कंपेयर करूंगी जो एक साइफर आया था 2022 में उसके साथ, और फिर थोड़ा जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि फर्क कितना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो है वो आपके सामने मैं रखूंगी। इसके साथ साथ आज पतन की एक रिपोर्ट का भी जायजा लेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि कल है 8 फरवरी और 8 फरवरी वो दिन कि जब दिन तो वैसे वो शानदार था कि जब पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से बातिल को शिकस्त दी थी और जिस तरीके से एक जमूद तोड़ा था, स्टेटस को तोड़ा था, तो वो शानदार था। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ रात को हुआ और जिस तरीके से रिजल्ट बदले गए और मैंडेट चोरी हुआ, इसके ऊपर एक रिपोर्ट पत्तन ने जारी की है और उन्होंने इस रिपोर्ट में बड़ा जबरदस्त किस्म का पूरा जायजा पेश किया है कि किस किस तरह से आपके मैंडेट को लूटा गया है। तो ये इसके कुछ निकात मैं आपके सामने रखूंगी। जिन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी उनके लिए आसान तरीकों से मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो तरीके इख्तियार किए गए और आपका मैंडेट चोरी किया गया। और उसके बाद आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक नाश्ता होता है, यानी जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाश्ता होता है, उसकी एक तकरीब में आज बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक हुए और वहां पर एक तस्वीर उन्होंने बनाई है जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, आज सबसे पहले जो विल्सन के खत से बात शुरू करेंगे। रात गए जो विल्सन ने एक जोरदार किस्म का खत लिख दिया है और इस खत में उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का बाज़ाब्ता मुतालबा किया है। 2-3 हवालों से पहले तो इस पे बात करते हैं। एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो विल्सन वही कांग्रेसमैन हैं जिससे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी और उनकी मुलाकात के ठीक 1-2 घंटे के बाद ही उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट भी किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद भी कई मरतबा वक्तन फवक्तन वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ट्वीट करते रहे हैं जिनको हजारों रीपोस्ट और मिलियंस में व्यूज और फिर इसी तरह से बेतहाशा लाइक्स भी मिले हैं। और उनको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनको नाजायज तौर पर जेल में रखा गया, इसलिए वो बाज़ाब्ता तौर पर भी इसके लिए अब आगे बढ़ चुके हैं कि मजीद इसके लिए आवाज उठाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकातें की और उसके बाद जिस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई की, उन्हीं लोगों ने आवाज बुलंद की। तो पीटीआई वाले तो शायद अब चाहेंगे कि मोहसिन नकवी साहब को दोबारा अपने खर्चे पर अमेरिका भेजें और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात करवा दें ताकि डोनाल्ड ट्रंप फिर बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर सकें। तो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि ये उल्टी पड़ी है मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की। लेकिन बहरहाल जो विल्सन ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ को और सदर जरदारी को मुखातिब किया है और इस खत में उन्होंने बात यहां से शुरू की है कि जनाब, पाकिस्तान के और अमेरिका के जो 75 साल के बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं और ये मजीद भी स्ट्रांग होने चाहिए दो तरफा ताल्लुकात। और उन्होंने यहाँ पर ये बात की कि जनाब, जो इमरान खान साहब के साथ मामला इस वक्त दरपेश है रियासत पाकिस्तान में, उनका ये कहना है कि अगरचे इमरान खान साहब के साथ उनके कई नजरियाती इख्तिलाफ हैं और खासतौर पर चाइना के हवाले से जो उनके जज्बात हैं और दीगर कुछ इशूज के हवाले से जो इमरान खान साहब की सोच है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, मेरा उनके साथ डिसएग्रीमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ज्यादती उनके साथ हो रही हो तो उस पर खामोश रहें, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से इमरान खान साहब को बाकायदा सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएं और उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद रखें। साथ ही आखिरी जो उसमें पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तब ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं जब जब पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात पनपी हैं और उसको फॉलो किया गया है। और हम समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो और पाकिस्तान जमहूरी रिवायात के उसूलों पर कारबंद रहे तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये और भी स्ट्रांग हो सकते हैं।
और उन्होंने आखिर में एक दफा फिर लिखा है फ्री इमरान खान। ये लेटर जो उन्होंने लिखा है बाकायदा एक लेटर हेड पर लिखा है, जो कि जाहिर है रिप्रेजेंटेशन है वहां के ऐवान की। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और जो इंटरेस्टिंग बात लिखी है वो ये, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस लेटर को पोस्ट किया और उस पर लिखा कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये लेटर लिख दिया है, बल्कि वो ट्रंप इंतजामिया को भी इस सिलसिले में इंगेज करेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक उनसे भी बात करेंगे। तो ये जो लेटर है ये बेसिकली एक ठीक ठाक किस्म का झटका है जो इस हुकूमत को उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि अभी तक तो ये लोग यही कह रहे थे कि कोई फॉर्मल हमें नहीं कहा गया, फॉर्मली हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये एक तरह से फॉर्मल लेटर है जो अमेरिका से अब आ चुका है। और शुनीद ये है कि ये सिर्फ एक लेटर पर बात महदूद नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में काफी सरप्राइजेस इस हुकूमत को अमेरिका से मिलेंगे, जिसमें कई लेटर्स, कई रेजोल्यूशंस और कई और चीजें भी हो सकती हैं। और अगर इनसे बात ना बनी तो फिर दबाव बढ़ाने के दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अब तो लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई बईद नहीं है कि ट्रंप साहब खुद भी इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कोई ट्वीट कर दें या कोई बात किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल के जवाब में कह दें, तो कुछ भी उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मामला है सारा ये उनके रडार पर है। ये एक आपको आज की अहम खबर मैं दे रही हूं। अब इस पे बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि जी पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत तो नहीं होनी चाहिए, और पीटीआई का तो सारा नैरेटिव ही ये था। तो फिर अमरीका की तरफ से किसी भी तरह की मुदाखलत करके इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक अगर कोई बात की जा रही है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? इस बात में अपनी जगह दम और वजन तो है, लेकिन यहां पर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि ऑफिशियली इमरान खान साहब या पीटीआई तो इस तरह कोई चीज ओन नहीं करती कि हम कोई सिलसिले में काम कर रहे हैं। ये उनके कुछ सपोर्टर्स जरूर हैं या कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जरूर इस सिलसिले में मिलते मिलाते भी रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं हो रही, बल्कि ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ मामलात हैं, जो यहां पर लोगों के साथ जुल्म सितम हुआ है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात है, उसके हवाले से ये पूरा एक जो आप कह सकते हैं नैरेटिव है वो उनके सामने रखा गया है। तो ये कोई ऐसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं है, बल्कि ये इंसानी हुकूक के मामले पर इंटरफेरेंस की बात है। पहली बात तो ये हो गई कि उसके ऊपर वो दबाव बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि जो पूरा रजीम है यहाँ पर आजादाना तौर पर अपने बंदे लगाकर अदलिया में हर जगह पर और पूरे सिस्टम को कंट्रोल किए हुए है, तो वो फिर बैरूनी तौर पर एक प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि क्या साइफर और इस खत को एक तरह से देखा जा सकता है। पाकिस्तान की वैसे हिस्ट्री में काफी सारे खतूत हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कतरी खत भी आया था और भी कई खत हैं। वैसे तो पिछले दिनों जो इमरान खान साहब ने खत लिखा था वो भी बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इस खत की अगर बात करें और इसको साइफर के साथ थोड़ा सा मवाजना करें तो आपको कुछ चीजों के ऊपर पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। पहला फर्क, जो सबसे पहला फर्क है, वो बुनियादी तौर पर यह है कि जो साइफर था वो एक खुफिया दस्तावेज थी और ये आज तक खुफिया रखा गया, इसको अवाम के लिए पब्लिक तो नहीं किया गया। ये अलग बात है कि इसके जो कंटेंट है, मंदरजात हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से लीक हो गए और लोगों को पता चल गया है कि इसमें लिखा क्या था, लेकिन अदरवाइज इसको खुफिया रखा गया था अथॉरिटीज की तरफ से। और इस खुफिया रखे जाने का मकसद ये था क्योंकि बज़ाहिर ये एक साजिश थी, या जिसको आप कह सकते हैं कि बाकायदा एक हुक्मनामा था जो उस वक्त की रजीम को वहां से लिख भेजा गया था। तो ये एक पहला फर्क तो नजर आता है कि ये जो आज जो विल्सन ने लिखा है ये एक ओपन लेटर है, और जो आप छुपा के काम करते हैं मतलब ये कि आपको पता होता है कि वो गलत है और उसको आप छुपा रहे होते हैं। जो खुला खत लिखा जाता है उसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही बात है, हक और सच की बात है, तो उसके पीछे कोई साजिश नहीं हो सकती क्योंकि वो तो खुले तरीके से हो रहा है। जो खुफिया काम होता है वो फिर कोई साजिश का पता दे सकता है। दूसरा जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो साइफर था उसमें पाकिस्तान की अवाम के उमंगों के मुखालिफ एक काम करने के लिए कहा जा रहा था कि जी आप मुंतखब वजीर आजम को हटा दें। यहां पर एक ऐसे पॉपुलर लीडर के हवाले से रिहा करने की बात की गई है जो कि इस वक्त अवाम की उमंगों की आवाज है। तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त अवाम के मुखालिफ जज्बात के ऊपर एक ऑर्डर दिया गया था और आज जो उन्होंने बात की है वो अवाम के हमायत में की है, जहां पे अवाम खड़ी हैं वो बात उन्होंने उन तक पहुंचाई अथॉरिटीज तक। तीसरा जो इसमें एक अहम नुक्ता है वो ये कि जो साइफर था
उसमें बेसिकली एक जुल्म करने को कहा जा रहा था, एक गलत काम करने को कहा जा रहा था कि जी आप पूरा सिस्टम डिरेल कर दें और आप जो है उसके लिए उसको ये सब काम करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएं। और हमने वो देखा फिर कि जुल्म और सितम हुए, गलतियां हुई, सब कुछ हुआ और उसको प्रोटेक्ट किया गया। यूएस की तरफ से दोबारा उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जबकि ये जो लेटर है इसमें जुल्म को रोकने की बात की गई है, बंद करने की बात की गई है, जमहूरियत के पनपने की बात की गई है और आजादी इजहार राय, इंसानी बुनियादी हुकूक के हवाले से उन्होंने आवाज ये उठाई है कि भाई बेशक मेरा भी इख्तिलाफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के ऊपर उसको जुल्म का जवाज बना दूं। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है। एक और जो डिफरेंस आपको नजर आता है वो ये कि जो साइफर था उसमें बेसिकली अमरीकी मफादात की बात थी, यानी इमरान खान को क्यों हटाया जाना था, क्योंकि अमरीका को ये खौफ था कि इमरान खान अगर मजीद इस वजीर आजम के ओहदे पर रहते हैं तो उनके मफादात को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यहां पर ये जो लेटर लिखा गया है वो अमरीकी मफादात की बात नहीं है कि यहां पर अगर इमरान खान आ जाएगा तो अमरीका को उसका क्या फायदा होगा, बल्कि हो सकता है कि कोई नुकसान ही हो, क्योंकि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो बहुत से इश्यूज पर उस तरह से आवाज उठा सकते हैं जिसके ऊपर ये हुक्मरान नहीं उठा पा रहे। तो उल्टा आप कह सकते हैं कि उन्हें हो सकता है कि उन्हें भी इमरान खान साहब के बाहर आने से या हुकूमत में दोबारा आने से कोई प्रॉब्लम्स ही हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ज्यादती करके बीच में जेल के अंदर रखा जाए। तो उस वक्त जो काम किया गया था वो अमरीकी मफादात के लिए किया गया था, लेकिन आज जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो पाकिस्तान के मफाद में कहा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में रखने से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, अमरीका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहां पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीछे 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 जा रहा है, हर लिहाज से पीछे जा रहा है, मईशत में तो जा ही रहा है, लेकिन अदरवाइज भी आप देख लें कि जो एक इदारों की तबाही हुई है, जो लोगों का इस रियासत के इदारों से एतमाद उठ गया है, जो लाकानूनियत हुई है और जो आजादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं नीचे पस्ती में चला गया है। तो अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है, मुल्क को नॉर्मल किया जाता है और पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट का लिहाज किया जाता है, एहतराम किया जाता है, तो उससे पाकिस्तान का फायदा, उससे अमेरिका का फायदा नहीं है। तो यहां जो हुक्म दिया जा रहा है या जो बात की जा रही है वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में की जा रही है, उनके खिलाफ नहीं। जबकि पहला जो साइफर आया था उसमें ये मसला था कि जी इमरान खान के कहनों के ऊपर या इसके इकदामात से अमेरिका जो है वो खुश नहीं है, लिहाजा अमेरिकी जो सोच है उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसको हटा दो। तो ये दो बुनियादी फर्क थे, लेकिन एक इसमें सिमिलैरिटी भी है, वो ये कि दोनों जगह पे जो मुखातिब था वो एक ही था, मुखातब बल्कि कहा जाए तो एक ही था। मुखातिब और तब में फर्क है। मुखातिब कहते हैं जो बोल रहा होता है, मुखातब कहते हैं जिसे कहा जा रहा होता है। तो पहले भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कही गई थी और उस वक्त के जो रजीम था उसको ये इस्टेब्लिशमेंट को बात कही गई थी, और आज भी बाकायदा इस खुले लेटर में आर्मी चीफ साहब का भी नाम इसमें दर्ज है। तो यहाँ पे आज भी उन्हें पता है कि जो ताकत है सारी वो कहाँ पर मरकूज है। तो यहाँ पर भी और वहां पर भी मुखातब जो था वो एक ही था, उन्हें पता है कि करना ये किसने है। तो बहरहाल ये जो है इस लेटर का असर फौरी तौर पर क्या होगा, अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि कल दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अब इनको पता लग गया है कि ये बात अब ऑफिशियली आ गई है और इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर इन्हें कुछ करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3-4 दिनों में कई ऐसे अहकामात सादिर फरमाए हैं जो कि आप कह सकते हैं कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जब वो किसी चीज के ऊपर कोई मौकिफ ले रहे हैं तो वो इसका पूरा पहरा दे रहे हैं, और अगर कोई उस बात को नहीं सुन रहा तो वो फिर कोई भी सख्त फैसले करने से भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो इस रजीम को ये बात समझ आ चुकी है कि अगर प्यार से बात नहीं मानी गई तो फिर हो सकता है कि कोई सख्ती भी आगे हो जाए, क्योंकि जो अगला बंदा है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा कि उनकी बात को सुना गया या नहीं सुना गया। अब ये जो सारी कहानी है इसके बाद काफी परेशानी बढ़ गई है हुकूमत की, और उनको समझ नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है, क्योंकि इनकी कोशिश ये थी कि इस पॉइंट पर आने से पहले तक इमरान खान को किसी तरह दबा कर किसी डील के ऊपर राजी कर लेंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब इनको बहुत घबराहट है कि उधर से प्रेशर भी ज्यादा हो गया और इधर से इमरान खान भी इनके साथ किसी बात पर सेटल नहीं हुआ, तो अब करें तो क्या करें। तो इस लिहाज से अब काफी इनकी जो परेशानी है इसमें मजीद इजाफा होने वाला है, क्योंकि मजीद भी कुछ और चीजें अमेरिका से होने जा रही हैं। अब आपके साथ मैं खास तौर पे कुछ बात करना चाहती हूँ जो पतन की तरफ से एक जारी हुआ है आज पूरा कच्चा चट्ठा 2024 के इलेक्शन के हवाले से, और बहुत जबरदस्त रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
کہ یہ رپورٹ کوئی میری, آپ کی یا کسی اور کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, بلکہ یہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے. یہ وہ دستاویزات ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اپلوڈ کیے تھے, اور ان کا جو باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے تو تمام جو ان میں چال بازیاں ہیں, فراڈ ہے, جو کچھ بھی اس میں کیا گیا ہے وہ سارا کچا چٹا کھل کر سامنے آ چکا ہے. تو پتہ نہیں, ایک بہت ہی زبردست قسم کی رپورٹ جو ہے 2024 کے الیکشن کے اوپر جاری کر دی ہے. چونکہ اب یہ 8 فروری آ رہا ہے تو اس دن میرا خیال ہے اس رپورٹ کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح تقریباً 60 سے بھی زیادہ نئے طریقے اختیار کیے گئے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. اور اس میں کچھ چیزیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ستمبر 2024 تک بار بار جو فارمز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. مطلب ایک حلقے کا ایک فارم جاری کیا, پھر اس کو ہٹا لیا, پھر دوبارہ جاری کر دیا. تو یہ تماشے جو ہیں یہ چلتے رہے ہیں ستمبر 2024 تک, جبکہ قانونی طور پر ایسا الاؤڈ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائنز جو ہیں مختلف دستاویزات اپلوڈ کرنے کی ان کو میٹ نہیں کیا گیا. مطلب یہ کہ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ جی 2 دن کے اندر آپ نے فارم 47 تمام حلقوں کے اپلوڈ کرنے ہیں, تو ایسا نہیں ہوا. ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کی گئی. اسی طرح فارم 45 کے اوپر تو بے تحاشا اس کو تاریخی جس کو کہا جاتا ہے کہ تاخیر اس میں کی گئی, اور چونکہ فارم 45 میں گھپلے تھے تو اس لیے ان کو فوری طور پر اپلوڈ نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو مزید جائزہ لینے سے بات سامنے آئی وہ یہ تھی نمبر 3 کہ مرد اور خواتین ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی الگ الگ نہیں بتایا گیا. کیونکہ جب یہ ہوتا ہے الیکشن تو اس کے بعد پھر مجموعی ٹرن آؤٹ بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مرد ووٹرز نے کتنے % ووٹرز نے ووٹ ڈالا اور خواتین کا ٹرن آؤٹ کیا رہا. یہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بتایا گیا. اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ بہت سے ایسے حلقے تھے جہاں پر خواتین ووٹرز, اور جہاں پہ اتنی خواتین ووٹرز تھیں بھی نہیں, ان کے بھی ووٹ جعلی ڈالے گئے. تو اس طریقے سے جب آپ گھپلے کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے وہاں پر صحیح ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. چوتھا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کچھ حلقے ایسے تھے جہاں پر 80 یا پھر 100% سے بھی زیادہ ووٹ ڈل گئے. اور اس میں ویسے معذرت کے ساتھ یہ نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی شامل ہے کہ جہاں پر کچھ حلقوں میں 100% سے بھی زیادہ ووٹ شو کیے گئے ہیں کہ ڈل گئے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رجسٹرڈ ووٹ آپ کے کچھ ہوں اور اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آ کے ووٹ ڈال جائیں. تو یہ سب سے بڑا جس کو آپ کہہ لیں کہ فراڈ تھا, جعل سازی تھی, سب سے بڑا دھاندلا تھا جو نواز شریف صاحب کے حلقے میں ہوا. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہی حلقوں میں, انہی پولنگ اسٹیشنز میں جو صوبائی کی سیٹ تھی, صوبائی الیکشن کی سیٹ تھی, اس میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ نارمل تھا 40 یا 50% جو کہ نارملی ہوتا ہے. لیکن نیشنل اسمبلی میں وہ 100% سے بھی زیادہ تھا. اب یہ بھی لاجیکلی ممکن نہیں کہ اگر میں ووٹ ڈالنے جاؤں تو میں صرف نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈال کر آ جاؤں اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہ ڈالوں. ظاہر ہے جو عام طور پر جاتا ہے وہ دونوں ہی ووٹ ڈال کے آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو اس میں بات تھی وہ یہ کہ ابھی تک بھی خواتین اور اقلیتی نشستیں الاٹ نہیں کی گئیں, جس کی وجہ سے یہ نشستیں خالی ہیں. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ 70 حلقوں میں 421 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جس میں صفر سے بھی یعنی صفر تھا, یا تو جو ٹرن آؤٹ تھا, یا پھر 50% سے بھی کم لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالا. اور اس ایسی کسی سچویشن ہو کسی پولنگ اسٹیشن کی تو پھر الیکشن کمیشن ری پولنگ کی طرف جاتا ہے, لیکن یہ بھی اختیار الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں استعمال کیا گیا. کئی ایسے حلقے تھے جہاں پر جو جیتنے والا امیدوار تھا اس کا جو مارجن تھا وہ مسترد ووٹوں سے کم تھا. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ری پولنگ کی طرف یا پھر ری کاؤنٹنگ کی طرف جایا جاتا ہے, لیکن بہت سے ایسے جو کیسز تھے وہاں پر اس طرح کی کوئی اختیار کو استعمال نہیں کیا گیا. اس پورے الیکشن میں 11 لاکھ ووٹ جو تھے, بلکہ 17 لاکھ جو ووٹ تھے وہ ریجیکٹ ہوئے, جس میں سے 10 سے 11 لاکھ ووٹ صرف اور صرف پنجاب میں ہی ریجیکٹ ہو گئے. تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں ریکارڈ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا. تو وہ سارا یہ جو ووٹ تھا موسٹلی اس میں سے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا جس کو ریجیکٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ فارم 45 میں بڑے بڑے گھپلے تھے, وہ تو آپ نے دیکھا ہے جس طرح نمبر بدل بدل کے لگائے گئے تھے, تو وہ بھی پتن نے اس رپورٹ میں لکھا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کھلا اعتراف تھا اس بات کا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کی گئی ہے, اور انتظامیہ باقاعدہ اس میں انوالو ہو کر دھاندلی کر رہی تھی. یعنی یہ کوئی معمولی
गलतियां नहीं हैं जो कि कोई ह्यूमन एरर के तौर पर हो गई हैं, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान था, मंसूबे के तहत इस पूरे इलेक्शन को रिग किया गया है। और ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जो आपको नजर आती हैं इलेक्शन डे के ऊपर, जो इससे पहले सारी प्लानिंग की गई है इस पूरे इलेक्शन को चोरी करने के लिए, वो तो इसमें अभी शामिल ही नहीं है। जिसमें जिस तरीके से पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, फिर उनके जो उम्मीदवार हैं उनके जो कागजात नामजदगी छीने गए, फिर उनके कागजात नामजदगी अगर किसी तरह जमा हुए तो उस पर रुकावटें डाली गई, उनको रिजेक्ट किया गया, कोर्ट से जाकर उनको जब इजाजतें मिली इलेक्शन लड़ने की, बाज़-औक़ात बहुत ताखीर से इजाजत मिली कि उनके पास टाइम ही नहीं बचा कि वो अपनी कैंपेन कर सकें। उन्हें किसी जगह वैसे भी कैंपेन नहीं करने दी गई, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई जलसा, कोई रैली, एक कुर्सी लगाने, एक बैनर और एक पैम्फलेट गिराने तक की भी उन्हें इजाजत नहीं मिली। तो ये सब कुछ हुआ इससे पहले, 8 फरवरी से पहले। और उसके बाद जो 8 फरवरी के बाद हुआ उसका कच्चा चट्टा जो है वो पतन ने ऑलरेडी खोल दिया है। तो ये था 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन। और मुझे तो हैरत उन नाम नहाद तज्जियाकारों पर होती है, उन बददियानत अफराद पर होती है, फिक्री बददियानती की जो इंतहा पर हैं कि जो इसका मवाजना जो है वो 2018 के इलेक्शन से करते हैं। इतना बड़ा तारीख का धांधला शायद ही किसी इलेक्शन में कभी हुआ हो जिस तरीके से इस इलेक्शन में हुआ है। तो ये बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। और इसी वजह से अवाम के अंदर एक गमो गुस्सा है। एक साल गुजार तो लिया अपने डंडे के जोर पर, लेकिन अवाम आज तक इस जाली हुकूमत से नफरत करते हैं। और इसी वजह से ये जो कल यौम स्याह की एक मनाने की ऐलान किया हुआ है, कॉल दी हुई है पीटीआई ने, उसके ऊपर उसकी वजह यही है कि लोगों को ये बताया जा सके कि ये कुछ हुआ है आपके वोट के साथ, और इस तरह आपके वोट को बूटों के तले रौंदा गया है। तो ये है हकीकत पाकिस्तान के इलेक्शन की। अगर किसी को इसमें मजीद कोई शक है तो आप जाके खुद अवाम में निकलिए, उनसे बात कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आखिर में सिर्फ जी मुझे बात करनी थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज एक तस्वीर पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, और इसके ऊपर काफी जो है वो लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एजाज में एक निजी तंजीम की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है जो नाश्ते का, उसके अंदर जो है वो आज शामिल हुए। बहुत से लोगों का यही बताना है कि बाकायदा टिकट खरीद कर आप उसमें जा सकते हैं। ये कोई इतना दावतनामा नहीं था जो स्पेशली इनको इनवाइट किया गया हो, और वहां पर जाके तकरीर करने का भी मौका मिला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुनी भी नहीं। वो आए, वो आके उन्होंने अपनी तकरीर की और चले गए। और बाद में डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीर कर रहे थे तो उस मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज से तस्वीर ली हुई है उसके ऊपर जो है वो काफी शुगल लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई फैन मोमेंट होता है। यानी जैसे आप कोई सेलिब्रिटी देख लेते हैं और आप कहीं दूर से उसको अपने कैमरे में कहीं कैप्चर कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार देखो मेरे साथ सेल्फी है, यानी मैं भी नजर आ रहा हूं, पीछे कहीं दूर किसी कोने में वो भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके का आपका जो एक गुलामाना सा, मेरा ख्याल है ये अंदाज कह सकते हैं आप, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ी शख्सियत के साथ एक छत के नीचे मौजूद हैं और आपसे खुशी संभाले ना जा रही हो, और फिर आप इस तरह की हरकत, मतलब आप भी अपने तौर पर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ी पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उसके लीडर हैं, साबिक वजीर खारजा हैं, साबिक वजीर आजम, और बड़ी बहुत जो शोहरत रखती हैं दुनिया में, बेनजीर भुट्टो साहिबा उनके साहबजादे हैं, और आपकी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हों कि जो कोई आम चलने वाले लोग हैं उनकी तरह। हालांकि यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ दिन पहले तक ट्रंप साहब के हवाले से जो कहते रहे हैं, और उनके बारे में इनके कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे, उनको इमरान खान और इनसे मिलाते थे कि जी दोनों ने 9 मई के जैसे वाकयात की और इस तरह की बातें की। तो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, और आज जो है चूंकि वो अब दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं आप लोगों के तवक्कुआत के खिलाफ, तो अब आप जो है उनको राम करने के लिए, राजी करने के लिए उनके आगे पीछे फिरना चाहते हैं, और उनको बताना चाहते हैं कि गांव के चौधरी प्लीज हमसे राजी हो जाओ, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। तो वो कोई इस तरह की जो सिचुएशन है वो नजर आ रही है। बहरहाल अल्लाह ही हमारे मुल्क पर रहम करे। इसी वजह से ये कहा जाता है, जब वो बात करते थे ना खान साहब के क्या हम गुलाम है, तो पहले भी इन्हीं लोगों को कॉल आई थी और अब फिर इन्हीं लोगों को कॉल आएगी, तो फिर आप देखेंगे कि ये किस तरह अपना पासा पलटते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है गुलाम कौन है अब वाजे है कि जो पहले भी जिन्होंने बात मानी, जो दोबारा भी बात मानेंगे, वही असल गुलाम है।